जय हिंद। पिछला क्लास में मेडावल हिस्ट्री में हम भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण या अरबवासी तुर्कवासी भी बोल सकते हैं उसके अंतर्गत हम मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनबी के बारे में पिछला क्लास में हम डिस्कस कर लिए थे। आज हम जो उसका रेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोहम्मद गजनबी से रिलेटेड जो समथिंग क्वेश्चन है उसका डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कि पिछला क्लास में हम डिस्कस यहाँ तक कर मोहम्मद गजनबी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी का जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है और जो समथिंग कुछ पॉइंट मिसलेनियस पॉइंट जो बचा हो उसका डिस्कस करेंगे। फिर हम जानेंगे गोरी के बारे में और गोरी खत्म करेंगे, गोरी का चैप्टर खत्म करेंगे। उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत में प्रवेश कर लेंगे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का डीप में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए मोहम्मद गजनबी का पहला जो आक्रमण है, फर्स्ट अटैक, फर्स्ट आक्रमण जो है वो जयपाल के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? जयपाल के खिलाफ था। और ये बेहिंद फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, बेहिंद की प्रथम लड़ाई के भी नाम से जाना जाता है। तो बेहिंद की क्वेश्चन पूछेगा, बेहिंद की लड़ाई किसके किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गजनबी और जयपाल के बीच में हुआ है, जिसमें एरो मार दिए यहाँ, जिसमें मोहम्मद गजनबी की जीत हुई है। ठीक है, चलिए बेहिंद की यहाँ सेकंड कर दिया है, तो आप अपने नोट में जब लिखेंगे तो लिखेंगे बेहिंद की सेकंड लड़ाई, यानी बेहिंद की द्वितीय जो युद्ध है वो गजनबी और आनंदपाल के बीच हुआ है। पहला बेहिंद का फर्स्ट लड़ाई मोहम्मद गजनबी और जयपाल, और बेहिंद का सेकंड जो लड़ाई है वो गजनबी और आनंदपाल के बीच में। इसमें भी गजनबी जीत गया है, युद्ध में आनंदपाल को पराजित कर दिया। ठीक है, देखिए 1015 ईस्वी में 1015 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी कश्मीर पर आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण में असफल रहा, यानी कि वहां का शासक जो था वो युद्ध जीतने में ये गजनबी असफल रहा। अब क्या किया, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनाता है कि 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, और सोमनाथ मंदिर एक शिव का मंदिर था। ठीक है, और यह जिस समय यह आक्रमण सोमनाथ मंदिर पे 1025 में आक्रमण किया और वहां सोना चांदी धन संपत्ति बहुत सारा इसको वहां से प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ डिस्कस कर दी कि सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में गजनबी ने आक्रमण किया था, जिससे उसको बहुत सारा धन संपत्ति वहां से प्राप्त हुआ था। और जिस समय वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था उस समय में वहां का शासक, मतलब गुजरात का शासक, यानी कि चालुक्य या सोलंकी वंश का शासक भीमदेव या भीम फर्स्ट के नाम से भी से जाना जाता है, उस समय रहा था। अब देखिए भारत का मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से उठाया है। भारत का मोहम्मद गजनबी को भारत का बेथलेहम भी कहा जाता है, क्योंकि मथुरा जो है ना यूपी में जगह, मथुरा में बहुत सारा मंदिर जो है इसको ये तोड़ दिया था, विध्वंस कर दिया था, नष्ट कर दिया था। इसीलिए भारत का बेथलेहम के नाम से किसको जाना जाता है? मोहम्मद गजनबी को भारत का बेथलेहम। और क्वेश्चन पूछा बीपीएससी में और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जाके किया है। बुद्ध सिकन, इसे इतिहास में बुद्ध सिकन या मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता था। बुद्ध सिकन या मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता था। बेथलेहम या मूर्ति भंजक या बुद्ध सिकन के नाम से जाना जाता था। 1025 में कहाँ आक्रमण किया? सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ क्या चीज का मंदिर है? किस भगवान का? शिव मंदिर है। अब देखिए इसका आदत क्या था कि बार बार जीत लेता था, जैसे कि प्रदेश को जीत लिया और यह पुनः अपना राज गजनी वापस चला जाता था, यानी अस्थायी नहीं करता था। अब जहां जीता उसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था नहीं किया करता था, विजित प्रदेशों को जीत लेता था और जीत के धन संपत्ति इकट्ठा कर लेता था और पुनः कहां चला जाता था? अपना प्रदेश गजनी रिटर्न हो जाता था। यही इसका लक्षण था। और ये क्या किया, और ये भारत से जो धन संपत्ति इकट्ठा किया, जो मंदिर मस्जिद को तोड़ के जो मंदिर वगैरह को तोड़ के जो इकट्ठा किया, बहुत सारा जो धन संपत्ति इकट्ठा किया, उससे चाहता था कि मध्य एशिया में यह एक विशाल साम्राज्य कायम करना चाहता था। ठीक है, तो ये डिस्कस रहा मोहम्मद गजनबी के बारे में। महमूद गजनबी कहीं है, मोहम्मद गजनबी कहीं है। ठीक है, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। गजनबी देख लीजिए,
और उसके बाद इनके समय में कुछ राइटरों का डिस्कस किया गया है, जैसे कि देखिए आगे भी डिस्कस होगा। अल बरूनी, अल बरूनी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनाता है। फारसी भाषा के ये लेखक थे, अलबर्नी कौन थे? फारसी भाषा के लेखक थे, और इन्होंने किताब उल हिंद की रचना की थी। किताब उल हिंद या किताब उल हिंद को तहकीक ए हिंद के भी नाम से जाना जाता था। और ये फारसी भाषा के विद्वान थे, कवि थे, और ये मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आए थे। ठीक है, किसके साथ? गजनबी के साथ आए थे। और अलबरूनी नाम है, किताब उल हिंद का रचना किया है, और इन्होंने और फारसी भाषा के विद्वान रह चुके थे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड राइटर इसके समय में आता है फिरदौसी के बारे में। फिरदौसी फारसी भाषा के ये भी लेखक थे, राइटर थे, विद्वान थे, और इस शाहनामा महाकाव्य का रचना इन्होंने किया था। शाहनामा का महाकाव्य का रचना इन्होंने किया था। ठीक है, देखिए किताबुल हिंद जो है, सॉरी, किताबुल हिंद जो है, किताबुल हिंद के, चूंकि किताबुल हिंद पूछेगा किताबुल हिंद किस भाषा में है, तो फारसी भाषा में। उसके अंदर 80 अध्याय का संकलन किया गया है। कितना? 80 अध्याय का संकलन किया गया है। और इस किताब को देखिए यहाँ लिख दिए हैं एडवर्ड सी सचाऊ। एडवर्ड सी सचाऊ ने किताबुल हिंद को इंग्लिश में लिखा, ट्रांसलेट किया है, जिसका नाम दिया है अलबर्नी इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजन। फिर से देख लीजिए, किताबुल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद जब अपन भाषा में लिखेंगे तो लिखेंगे किताबुल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड सी सचाऊ ने किया है, जिनका नाम, जिस बुक का नाम रखा उन्होंने अलबरूनी इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजन। ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजन। देखिए इस किताबुल हिंद का हिंदी में अपना जो इंडिया का भाषा हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने ट्रांसलेट किया है, अनुवाद किया है, और इस बुक का नाम इन्होंने दिया भारतीय समाज और संस्कृति। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि किताबुल हिंद में क्या है। देखिए किताबुल हिंद में जब अलबरूनी लिख रहे थे या इन्होंने डिस्कस किया है, तो उस पे यहाँ के जो रीति रिवाज है, इंडिया का उस समय जो कल्चर था, रीति रिवाज था, सिक्का था, भगवान वगैरह थे, देवी देवता थे, उसके यहाँ का जो जलवायु था, यहाँ का जो मतलब डिफरेंट जो कल्चर है, यहाँ का वातावरण हो, भौगोलिक स्थिति हो, ये सब का चर्चा ये बुक में किया गया है। ठीक है, किताबुल हिंद में यही सब का चर्चा किया गया है। यहाँ हम थोड़ा यहाँ का दिखाए हैं जलवायु, प्राकृतिक स्थिति, मुद्रा, मापतौल, समाज, रीति रिवाज, इस जितना भी है ना, यहाँ का जलवायु जो हो गया, यहाँ का नदी हो गया, रीति रिवाज हो गया, कल्चर बोल सकते हैं, यहाँ का यहाँ ये सभी का संकलित किया गया है उस बुक में। ठीक है, तो यही इनके समय में रहा था अलबरूनी नाम किताबुल हिंद का रचना का। और उसके बाद फिरदौसी फारसी भाषा दोनों है, और दोनों शाहनामा एक रचना किया इन्होंने, एक किए हैं किताबुल हिंद को तहकीक हिंद के भी नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा। चलिए आते हैं डायरेक्ट आते हैं अब गोरी पर, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। देखिए जब इनका साम्राज्य पतन हो रहा था, ठीक है, जब इनका साम्राज्य पतन हो रहा था तो एक गोरे कबीले जो है, गोरे कबीले एस्टेब्लिश्ड हुआ। कहाँ? गोरे कबीले एस्टेब्लिश्ड हुआ, और मोहम्मद गोरी जो है वह गोरे कबीले का एक सदस्य था। क्या था? सदस्य था। जब इनका शासन खत्म हो रहा था, इनका शासन पतन हो रहा था, तो एस्टेब्लिश्ड था गोरे कबीले नाम का एक, वो क्या बोलते हैं, जैसे मीटिंग वगैरह करते हैं, तो गोरे कबीले का एक मीटिंग, क्या बोलते हैं, बहुत सारा संघ का एक यूनियन बोल सकते हैं, क्या बोले, तो गोरे कबीले का एक यूनियन था, उसका ये क्या था, सदस्य था मोहम्मद गोरी इसके पतन के बाद। ठीक है, और बाद में चल के ये है क्या हुआ, शासक बने हैं। और देख लीजिए, अब ये लिखिएगा, संसबनी वंश के संस्थापक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो, ये गोरी किस वंश के थे, तो संसबनी वंश के संस्थापक बोले जाते हैं, या रियल फाउंडर बोला जाता है। मुस्लिम राज्य का स्थापित करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। मेन रीजन रहा, मुस्लिम राज्य स्थापित करने में इसका मुख्य भूमिका रहा है। देखिए, ठीक है, यहाँ हम डिस्कस कर दिए, मुस्लिम राज्य के स्थापित करने में इनका मुख्य भूमिका रहा है। ठीक है, 1175 ईस्वी में प्रथम बार, 1175 ईस्वी में प्रथम बार इन्होंने मुल्तान पर
क्या किया, इसने मुल्तान पे आक्रमण किया है। उसके बाद 1178 में भीम सेकेंड के साथ इसका युद्ध हुआ है। और भीम सेकेंड के साथ युद्ध में, कहाँ भीम सेकेंड, गुजरात का शासक था, तो भीम सेकेंड के साथ युद्ध हुआ है, जिसमें भीम सेकेंड क्या हुआ है, हार गया 1178 में। 1175 में मुल्तान पे, 1178 भीम सेकेंड के खिलाफ, जिसमें भीम सेकेंड पराजित हो गया है। अब इसके समय में सबसे इंपोर्टेंट घटना है, ये देख लीजिए, 1, 2 और ये बोल सकते हैं 3, ठीक है। देखिए तराइन का युद्ध के नाम से, तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में किनके किनके खिलाफ, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें चौहान ने इसे, गोरी को बुरी तरह पराजित कर दिया। पुनः तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1194 ईस्वी में पुनः वो क्या किया, संगठित कर लिया। अब जैसे कि तराइन का प्रथम युद्ध चौहान जैसे जीत गया, तो चौहान जीत गया तो वो छोड़ दिया, बोला, समझ गया कि वो चला गया होगा, अब तो हमसे नहीं युद्ध करेगा। लेकिन ये सेना को संगठित करता रहा और अटैक करके पुनः तराइन के सेकेंड युद्ध में 1194 में युद्ध किया। उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का बुरी तरह पराजित पृथ्वीराज चौहान को कर दिया। तो ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच, गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। कौन जीता, पहला में चौहान जीता, और दूसरा में कौन जीता, तराइन का दूसरे युद्ध में गोरी जीता। और गोरी 1194 1191, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन ईस्वी करके पूछ दिया, 1191 1194, ये डेट मेंशन करके पूछा। चलिए तराइन का देखिए, यहाँ हम दिए हैं, ये डैश जो कर दिए हैं, ये मतलब समझ, यहाँ पर आप समझ जाना है यहाँ पे कि जीता। तो देख लीजिए थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे हो गया है। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 में हुआ, और ये मिस्टेक से चंदावर का जो युद्ध था वो 94 में था, ठीक है। तो यहाँ पे आप सुधार कर लेंगे, 1192 में युद्ध हुआ है। तो यहाँ जो एरो हम लगाए, तो यहाँ पे आप ये समझना कि ये इनका विजय हुआ, पृथ्वीराज चौहान का, और यहाँ गोरी पर लगा है सेकेंड पे, तो गोरी का विजय हुआ है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। चलिए अब आते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है, बहुत इंपोर्टेंट है, कि वास्तविक संस्थापक मुस्लिम साम्राज्य का कहा जाता है, वास्तविक मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है भारत में, किसको, मोहम्मद गोरी को। और चंदावर का युद्ध देखिए, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। वही जयचंद जो पृथ्वीराज थर्ड का ससुर जी, फादर इन लॉ थे, ठीक है। तो चंदावर का चंदावर के युद्ध 1194 में किनके बीच, गोरी और जयचंद के बीच, जिसमें गोरी जीतेगा और जयचंद बुरी तरह पराजित हो गया। देखिए अब क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा था कि गोरी गोमल दर्रे होके भारत में प्रवेश किया था। गोमल दर्रा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब फिक्स रखना। मोहम्मद गोरी गोमल दर्रा होके भारत में प्रवेश लिया था, यहाँ हम डिस्कस कर दिए हैं। जब इन्होंने कन्नौज पर विजय हासिल किया या कन्नौज का युद्ध जीता था, तब क्या किया, तो यहाँ का जो उस समय सिक्का निर्माण करवा रहा था, तो सिक्का निर्माण में क्या किया, देवी लक्ष्मी का आकृति उस पर अंकित करवाया। कन्नौज का जब युद्ध जीता तो उस पर सिक्का जो चलवाया था, उस पर देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित करवाया, एवं अपना नाम को वो मोहम्मद गोरी न लिख के मोहम्मद बिन शाम के नाम से उस पर अंकित किया था, ठीक है। मोहम्मद बिन शाम के नाम से अंकित किया था सिक्के पे, ये डिस्कस कर दिया। अब देखिए इसका जो सेनापति था, बख्तियार खिलजी। अब खिलजी वंश में नहीं जाना हमको, इसी समय बख्तियार खिलजी इसका एक सेनापति था, जिसको एजुकेशन से नफरत था, ना यूनिवर्सिटी में देखना पसंद नहीं करता था, और क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय किया, विध्वंस कर दिया था, क्षति पहुंचा दिया था बख्तियार खिलजी। और बहुत क्वेश्चन पूछ चुका है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तोड़ दिया या बर्बाद कर दिया, तो ये बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था, मोहम्मद गोरी का। अब 1206 ईस्वी में खोखरो में इसका डेथ हो गया है, मृत्यु हो गया है, ठीक है। 1206 में इसका डेथ हो गया है। अब हम चूंकि एक सीट तो खत्म है, अब हम ये जानने जा रहे हैं
कि देखिए जब ये आक्रमण ये सब कर रहा था, जैसे हम बोल रहे हैं कि 800 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक के काल को हम राजपूत काल के नाम से अब हम डिस्कस करेंगे। तो इस समय में देखेंगे कि जब मुस्लिम आक्रमण इंडिया पे किया, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम हो, मोहम्मद गोरी हो या मोहम्मद गजनबी हो, तो क्या रीजन रहा जो बार बार राजपूत शासक इन मुस्लिम शासकों से हार रहा था, इन तुर्कवासी से या अरबवासी से हार रहा था। तो जानेंगे इसके बाद से जान रहे हैं कि राजपूत राजाओं के हार का क्या कारण रहा, और ये तुर्की का वो अरबवासी का तो प्रभाव पड़ा दिया है, तुर्कवासी का क्या प्रभाव पड़ा इंडिया पे आक्रमण करने के बाद, ये जानेंगे। उसके बाद हम अब चूंकि इसका एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, नालंदा बोलते हैं, और दूसरा जो था, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, बाहरी आवाज कैप्चर कर लिया होगा, इसके लिए सॉरी। तो 1206 ईस्वी में खोखरो में इसका डेथ हो गया। और अब हम जानेंगे कि राजपूत राजाओं का मेन कारण क्या था, हार का मेन रीजन क्या था, क्यों ये हार गया युद्ध, क्यों बार बार युद्ध हारा था, क्यों उस समय में राजपूत इतना शक्तिशाली होते हुए भी मुस्लिम साम्राज्य इंडिया में आके अपना राज स्थापित कर लिए। तो इसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। और इनके ही इसका गोरी का ही एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इनके डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश का स्थापना करेगा और दिल्ली सल्तनत का आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पे हम आप डिस्कस करते हैं। तो राजपूत राजाओं का हार का क्या क्या कारण रहा। सबसे पहले तो यह है कि जब मुस्लिम आक्रमण नहीं किया था या अरबवासी तुर्कवासी आक्रमण नहीं किया था, तो सबसे ये है कि यहाँ का जो समाज है ना, वो संगठित था ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि छुआछूत का भावना सबसे बड़ा समस्या समाज में रहा है ना, छुआछूत की भावना, वर्ण व्यवस्था, अपने आप को श्रेष्ठ समझना और दूसरे को नीच समझना, सबसे बड़ा समस्या रहा हार का। और उस समय ये भी रीजन रहा हारने का, जो छोटा छोटा सेक्टर में या राज्य में अलग अलग राजा था, जैसे कि यहाँ कोई और राजा, यहाँ कोई और, पृथ्वीराज कहीं और, वो कहीं और, मतलब बहुत सारा राजा था। यहाँ हमने ऐसे करके समझाने की कोशिश किया है, अलग अलग राजपूत राजा था, शासक था, और क्या करता था, जब युद्ध मुस्लिम आक्रमण होता था तो एक दूसरा का स्वाभाविक साथ नहीं देगा, एक होके आप युद्ध करेंगे तभी आप जीत पाएंगे, लेकिन एक कभी होता नहीं था। दूसरा था सबसे बड़ा समस्या कि वर्ण व्यवस्था समाज में बहुत जटिल थी। कायम था वर्ण व्यवस्था, क्योंकि आप देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था कहाँ से चलते आ रहा है, तो वहां प्राचीन काल से ही चलते आ रहा है, वैदिक काल नहीं, वैदिक सभ्यता से ही चलते आ रहा है। तो जाति व्यवस्था सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था। दूसरा नंबर क्या था, वंशागत श्रेष्ठता, यानी कि जिसका फादर राजा उसी का बेटा राजा, वंशागत श्रेष्ठता इसमें बहुत ज्यादा विद्वान था। देखिए, और ये राजपूत राजा जो थे झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग थे, क्लियर है, झगड़ालू हुआ करते, कुछ तो रीजन रहा होगा हारने का, झगड़ालू प्रवृत्ति के थे। और देखिए ये सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, नियतिवादी या भाग्यवादी क्या होता। देखिए अब इस पे आक्रमण मुस्लिम किया करते थे, तो ये समझते थे कि अब ये पुराने जन्म का कर्म का फल है, इसीलिए पाप का फल है, इसलिए आक्रमण जो कर रहा है, हम पिछले जन्म में जो पाप किए हैं उसका सजा हमें दे रहा है। तो सबसे बड़ा मानसिक में तो ये प्रॉब्लम आ गया कि आप ये मान रहे हैं कि पिछले जन्म का पाप किए इसीलिए ये सब हम पे आक्रमण कर रहा है, तो आप तो वैसे भी एकजुट नहीं हो पाएंगे। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण क्या था कि ये जो राजपूत राजाओं थे उस समय, राजा वगैरह जो थे, वो जो रखे हुए थे सामांती सेना को, वो क्या करते थे, सिर्फ सेना ही सामांती थे, बाद बाकी जब युद्ध का समय आता था तो साथ ही नहीं देते थे, नहीं, सिर्फ सेना ही सामांती थे, जब युद्ध होता था तो साथ ही नहीं देते, धोखेबाज नहीं, तो जीत पाएगा नहीं, जीत पाएगा। तो ये सब विध्वंस रहा। और सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट क्या रहा मुस्लिम शासकों का, कि इसके पास, तुर्की शासकों का, कि इसके पास घोड़ा जो था ना, घोड़ा वगैरह जो था, उन्नत किस्म का घोड़ा था, हथियार
उन्नत किस्म का हथियार घोड़ा वगैरह का यूज किया करता था। तो ये सब मेन कारण रहा राजपूत राजाओं का हारने का इससे। नहीं तो तुर्की अब यहाँ गजनबी का चर्चा कर रहा है चाहे गोरी का कर रहा है, तो उस समय तो हमको लग रहा है कि इंडिया में बहुत सारा राजपूत राजा रहा होगा, चाहे साउथ इंडिया का बात करें चाहे नॉर्थ इंडिया का बात करें, सब कमांड होकर लड़े तो क्यों नहीं जीत पाएगा। लेकिन वही था कि अलग अलग में श्रेष्ठता की भावना कि हम श्रेष्ठ राजा हैं। अब ये नहीं कि वर्ण व्यवस्था तो अलग है, राजा में भी होता ना कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा हैं, तो वो समझते थे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ये सब रीजन रहा इसके हारने का। अब क्या क्या प्रभाव पड़ा मुस्लिम आक्रमणों का इंडिया पे, ये देख लीजिए। क्योंकि हम पीछे ही बोले हैं कि पीछे ही डिस्कस किए हैं कि रियल फाउंडर गोरी को बोला जाता है मुस्लिम साम्राज्य का इंडिया में था। तो अब क्या हुआ कि बार बार आप युद्ध हार रहे थे, तो क्या हुआ, मुस्लिम राज स्थापित हो गया अपने इंडिया में मुस्लिम राज स्थापित हो गया। ठीक है, सामंतवाद का ह्रास होने लगा, सामंतवाद में कमी आने लगा, और राजा शक्ति का जो केंद्र था ना वो राजा के पास एकत्रित हो गया। शक्ति का केंद्र राजा के पास एकत्रित हो गया, शक्ति का केंद्र राजा के पास एकत्रित हो गया, एवं सामंतवाद का ह्रास होने लगा, कमी आने लगा सामंतवाद में। और देखिए व्यापार जो है ना इंडिया का, वो बहुत सारा कंट्री के साथ इन्होंने विकसित करने का काम किया। कौन? मुस्लिम शासक बहुत सारा देश के साथ, विदेशी जो देश था उसके साथ मुस्लिम व्यापार को बढ़ावा दिया करता था। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये सब डिस्क्रिप्टिव टाइप है, ये सब ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं। देखिए मुस्लिम, चूंकि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था कि मुस्लिम शासक में या मुस्लिम धर्म में छुआछूत का भावना नहीं था, तो सब कमांड होते रहता था। तो इससे क्या हुआ कि मुस्लिम शासक या मुस्लिम समाज में भेदभाव नहीं था, जिसे देखते हुए राजपूत सेना शासक एवं यहाँ के निवासी जो रहा उसमें भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होने लगा छुआछूत की भावना, वर्ण व्यवस्था की भावना। 12वीं सदी में क्या हुआ, 12वीं सदी में चरखा जो है, वही चरखा जो महात्मा चाचा चलाते थे, वो महात्मा गांधी। 12वीं सदी में चरखा जो है वो ईरान से आया था, और ईरान से जब चरखा आपके यहाँ आ जाएगा तो तय है कि आपके यहाँ वस्त्र उद्योग में वृद्धि होगा, और वस्त्र उद्योग में वृद्धि होगा तो आपके देश, आपके समाज, आपके देश के लिए कल्याण होगा। तो कपड़ा उत्पादन में वृद्धि होने लगा। 12वीं सदी में चरखा आने से, चरखा कहाँ से था? ईरान से, तो यहाँ आया था, तो कपड़ा उद्योग में वृद्धि होना प्रारंभ हो गया। और देखिए स्थापत्य कला जो पहले चल रहा था, स्थापत्य कला जो पहले परंपरा में चल रहा था मुस्लिम शासक से पहले, उसमें भी चेंज आना शुरू हो गया। डिफरेंट टाइप के बिल्डिंग वगैरह सब बनने लगा। ठीक है, और बहुत सबसे बड़ा ये है कि बहुत सारा हिंदुओं को, ठीक है, क्योंकि राजा ही हार जा रहा था तो प्रजा क्या करेगा, तो प्रजा तो उसके राज में रहा ही होगा। तो बहुत सारा हिंदू को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करवा दिया गया था। तो ये मेन रीजन रहा। ठीक है, मुस्लिम आक्रमण का हम पढ़ लिए। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमने जान लिया। उसके बाद हम जाने हैं गजनबी के बारे में, फिर जाने हैं गोरी के बारे में। अगला क्लास जो हमारा होगा इसका गुलाम, किसका गुलाम? गोरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो आपका एक चैप्टर आप खत्म रहा। तो आप जो सिलेबस डिस्कस किए तो उस पर टिक लगा लें, और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, और जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने भाषा में लिखने का प्रयत्न करें, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।